जय हनीमैन। हम अपनी ऑर्गेनन सीरीज में दिन ब दिन एक एक कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, और एक एक कदम इसीलिए आगे बढ़ा रहे हैं कि ये फिलोसॉफिकल सब्जेक्ट है, ये तत्व ज्ञान है, इसे समझने का ज़्यादा ज़रूरत होता है। इसीलिए आप सबसे निम्र निवेदन है कि बार बार, एक बार, 2 बार, 5 बार, 25 बार एक ही एक व्याख्यान को सुने, ताकि वो क्या कहना चाह रहे हैं वो हम समझ सकें। तो आज हम जाएंगे एपोरिज्म नंबर 12 की ओर, कि हमने देखा कि जीवन शक्ति क्या है, वो रोग में क्या करती है, जीवन शक्ति वो हेल्थ में क्या करती है, जीवन शक्ति के बिना शरीर का क्या होता है। और उसके बाद हमें मालूम हुआ कि अगर रोग होता है तब जीवन शक्ति क्या करती है। अब हमें आगे देखना है, तो हम इतने जीवन शक्ति के बारे में एपोरिज्म 9, 10 और 11 3 एपोरिज्म हमने डिस्कशन किए, 3 एपोरिज्म का हमने व्याख्यान देखा, और उस व्याख्यान के अंदर हमने क्या जाना है कि सूक्ष्म से ही स्थूल की उत्पत्ति होती है ना, होती है ना। और उसी के लिए अगर आप अच्छे से होम्योपैथी सीखना चाहते हैं तो हमारे गुरुकुल का वेबसाइट है homeopathicgurukul.com, और वहाँ पे आप सभी वीडियोस और एवं दूसरी भी धीरे धीरे सामग्री, हमारे जो भी अनुभव हैं और गुरुकुल के जितने भी लोग हैं जो जुड़ते जा रहे हैं, उन सब का आपको मटेरियल मिलता जाएगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर एक साथ इकट्ठी इंफॉर्मेशन अबाउट होम्योपैथी, सरल होम्योपैथी चाहते हैं तो गुरुकुल का विजिट कर सकते हैं। ऑर्गेनन मीन्स एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट, स्पेशली मीन्स ऑफ रीजनिंग और अ सिस्टम ऑफ द लॉजिक। ऑर्गेनन क्या है कि एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ थॉट है, एक सोचने की प्रक्रिया है, एक ऐसा शस्त्र है सोचने का कि जिसकी वजह से क्या मिलता है, हम सत्य को खोज पाते हैं। और वो सत्य क्या है देखते हैं हम आज के एपोरिज्म में। सत्य क्या है? सत्य ये है कि सूक्ष्म से ही स्थूल की उत्पत्ति होती है। शरीर है, शरीर से सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, बुद्धि से सूक्ष्म प्राण है, और प्राण से सूक्ष्म वो ब्रह्म है, आत्मा है, चेतना है। मालूम चल रहा है? ये शरीर है। अब क्या हुआ कि मुझे भूख लगी है, भूख किसको लगती है? शरीर को ही लगती है ना, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर मुझे खाने को नहीं मिल रहा है तो मैं क्या करूंगा? अरे भूख लगी है, आज एक दिन नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हम कल खा लेंगे। मतलब क्या हुआ? शरीर से भी शक्तिशाली कौन है? मन है, जो शरीर को कहता है कि नहीं आज खाना नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, हम कल खा लेंगे। मालूम चल रहा है? शरीर स्थूल है, शरीर से सूक्ष्म मन है जो शरीर से शक्तिशाली है। जैसे ही हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे वैसे ही शक्ति धीरे 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 बढ़ती जाएगी। फिर क्या हुआ कि हमने देखा कि ओह बहुत अच्छा स्ट्रीट फूड है, हम घर से खाना खा के निकले हैं, हमें भूख नहीं लगी है, फिर भी हमारा फेवरेट डिश दिख गया तो हमें वो खाने की इच्छा हो जाएगी। वो इच्छा कहाँ से होती है? शरीर में से, स्टमक में से, पेट में से, कहाँ से इच्छा होगी? वो इच्छा होती है मन में से। मेरे मन को इच्छा हुई कि अब स्ट्रीट फूड अच्छा सा दिख रहा है, मेरा फेवरेट फूड है, तो मैं वो फूड खा लूं। और अगर वो मन की इच्छा भी हो गई है, हम घर से खा के भी नहीं निकले हैं, भूख भी लगी है, फिर भी हमने वो स्ट्रीट फूड खाने जा रहे हैं, और तभी जाके मन के अंदर हम सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि स्ट्रीट फूड जितनी बार खाया उतनी बार मेरी तबीयत बिगड़ जाती है और फिर मुझे एडमिट होना पड़ता है, तो मेरे लिए स्ट्रीट फूड खाना अच्छा नहीं है, मुझे ये डिश पसंद है, मैं घर पे बना लूंगा, घर पे बना के खाऊंगा। ये क्या है? इसी को शास्त्रों के अंदर विवेक बुद्धि कहा गया है, जो मन से भी सूक्ष्म है, जो मन को भी डायरेक्शन देती है, और इस विवेक बुद्धि को जगाना ही हमारा काम है। शरीर और मन ये तो दोनों के पास हैं, प्राणियों के पास भी हैं और हमारे पास भी हैं, हम माने मनुष्य। तो ऐसा क्या है कि जो प्राणियों से हमें जुदा करता है? वो है बुद्धि, सोचने की क्षमता, और उसी को कहा जाता है विवेक बुद्धि। क्लियर हो रहा है? अगर एक शेर है और वो यहाँ पे खड़ा है तो उसको चीखने का मन हुआ तो वो क्या करेगा? चीख देगा। लेकिन एक आदमी है और वो यहाँ खड़ा है, उसको चीखने का मन हुआ तो वो सोचेगा ना। देयर इज एबिलिटी टू थिंक।
वही हमें दूसरे प्राणियों से भिन्न कर जाती है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये तो पशु पंखियों में भी है, मनुष्य में भी है। मनुष्य में क्या अलग है? मनुष्य में अलग है धर्म। और धर्म की उत्पत्ति कहां से हुई है? विवेक बुद्धि से। मनुष्य ने सोचा और सोच के मनुर्भव, मनुष्य बनने के लिए, मनुष्यता की ओर जाने के लिए जिस वेपन का इस्तेमाल किया जाता है उसी का नाम है धर्म। वो क्या है? इट इज एबिलिटी टू थिंक, और वो है विवेक बुद्धि, जो मन एवं शरीर दोनों के ऊपर राज करती है, दोनों के ऊपर काबू करती है। और विवेक बुद्धि के ऊपर भी कौन है जो विवेक बुद्धि को भी सोचने की क्षमता देता है, जो बुद्धि के सोचने के लिए भी जो तत्व जरूरी है, जो तत्व मन के लिए भी जरूरी है और जो तत्व शरीर के लिए भी जरूरी है, वो है प्राण, जो बुद्धि से भी सूक्ष्म है। और उसी प्राणों की शक्ति का नाम है प्राण शक्ति, और उसी शक्ति को मास्टर हनीमैन कहते हैं वाइटल फोर्स। क्लियर? सो जैसे ही सूक्ष्मता की ओर बढ़ेंगे वैसे ही उनकी शक्ति बढ़ती जाएगी। तो एपोरिज्म नंबर 12, यहां पे हमें क्या सीखना है देखते हैं। एपोरिज्म नंबर 12, इट इज द मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स अलोन दैट प्रोड्यूस डिसीज। क्या कहते हैं? इट इज द मॉर्बिडली अफेक्टेड वाइटल फोर्स, विकारग्रस्त प्राण शक्ति और विकारग्रस्त जीवन शक्ति अलोन दैट प्रोड्यूस डिसीज, वही एकमात्र है जो रोग को पैदा करती है। कौन? विकारग्रस्त प्राण शक्ति। और ये प्राण शक्ति कब विकारग्रस्त होती है? कौन कौन से विकार हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। How the vital force causes the organism to display morbid phenomena, that is how it produces disease. It would be of no practical utility to the physician to know, and therefore it will forever remain concealed from him. Only what is necessary for him to know of the disease and what is fully sufficient for enabling him to cure it has the Lord of life revealed to his senses. हनीमैन क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स कैसे डिसीज ऑर्गेनिज्म के ऊपर मॉर्बिड फिनोमिना प्रकट करता है। मॉर्बिड फिनोमिना का मतलब क्या? जो मृत्यु की ओर ले जाने वाला फिनोमिना है, जो ऐसी चीज है जो मृत्यु की ओर ले जाती है, जो रोग की ओर ले जाती है, जो मृत्यु की ओर ले जाती है, जो रोग की ओर ले जाती है। दैट इज हाउ इट प्रोड्यूस डिसीज। वाइटल फोर्स किस तरीके से डिसीज को प्रोड्यूस करता है, जीवन शक्ति कैसे क्षीण हो जाती है और क्षीण हो जाने के बाद वो क्या करती है जिससे डिसीज उत्पन्न होता है। हनीमैन क्या कहते हैं? इसका फिजिशियन के लिए कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है, हमें उस चीज की ओर जाना ही नहीं है। हमारा कर्तव्य क्या है? हनीमैन ये कहते हैं अपने कर्तव्य के ऊपर स्टिक रहिए। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य है कि वो जीवन शक्ति क्षीण हो गई है, प्राण शक्ति क्षीण हो गई है, उस शक्ति ने क्षीण होकर कुछ साइन एंड सिम्टम फेंके हैं, तो हमें उनमें से अनकॉमन साइन एंड सिम्टम का कलेक्शन करना है और फिर क्या करना है? उन अनकॉमन साइन एंड सिम्टम का टोटालिटी बनाना है। और टोटालिटी बनाने के बाद जो भी सिमिलिमम मेडिसिन आए वो सिमिलिमम मेडिसिन देंगे, जिससे वो हमारा परमानेंट गोल क्या है? द फिजिशियंस हाई एंड ओनली मिशन इज रिस्टोर टू सीक टू हेल्थ टू क्योर। हमारा मिशन वो है, हमारा मिशन हाइपोथेसिस क्रिएट करना नहीं है कि प्राण शक्ति डिरेंज होने के बाद क्या करती है और कैसे करती है, कैसे डिसीज होता है। शायद प्राण शक्ति डिरेंज होने के बाद या विकारग्रस्त होने के बाद ए तरीके से डिसीज पैदा करती है तो क्या फर्क पड़ता है, बी तरीके से डिसीज पैदा करती है तो क्या फर्क पड़ता है, और सी तरीके से डिसीज पैदा करती है तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, उसका कोई प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन नहीं है। और इसी बात को हनीमैन ने एपोरिज्म नंबर 1 की फुटनोट में भी बता दिया कि हमें हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं करने हैं कि क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से होता है, ये नहीं। हमारा कर्तव्य एकमात्र ऐसा ही है कि जो भी डिसीज हुआ है वो डिसीज चाहे पर्सन को हुआ हो, चाहे सोसाइटी को हुआ हो, चाहे समाज को हुआ हो, चाहे देश को हुआ हो, हमें क्या करना है? हमें उस डिसीज का ट्रीटमेंट करना है। और ट्रीटमेंट कहां से होगा? अनकॉमन, पिक्यूलियर, रेयर साइन एंड सिम्टम का कलेक्शन करना है और उसमें से बनानी है टोटालिटी।
और टोटालिटी बनाने के बाद सिमिलिमम का शोध करना है और सिमिलिमम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। बस इसी चीज का नाम होम्योपैथी है। हनीमैन हमें क्या करना है वो तो बताते हैं, लेकिन क्या नहीं करना है वो भी बताते हैं। हनीमैन क्या कहते हैं? ओनली व्हाट इज नेसेसरी फॉर हिम टू नो ऑफ द डिसीज एंड व्हाट इज फुली सफिशिएंट फॉर एनेबलिंग हिम टू क्योर इज हैज द लॉर्ड ऑफ लाइफ रिवेलेंट टू हिज डिसीज। हनीमैन क्या कहते हैं कि जिस तरीके से परीक्षा के दौरान अर्जुन को सिर्फ पक्षी की आंख दिख रही थी, उसी तरीके से फिजिशियन को सिर्फ अनकॉमन पिक्यूलियर साइन एंड सिम्टम ही दिखने चाहिए। अर्जुन ने कभी ऐसे हाइपोथेसिस क्रिएट नहीं किए हैं कि ये मुझे पंछी की आंख ही क्यों दिखनी चाहिए और पक्षी की आंख देखने के क्या फायदे हैं और पक्षी की आंख कैसे पैदा होती है और कैसे होती है, क्या होता है। वो सब चीजों का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। प्रैक्टिकल यूज यही है कि अपनी स्किल को ऐसा करो कि जिसे आप पक्षी की आंख को भेद पाओ, और पक्षी की आंख को तब ही भेद पाएंगे जब हमें सिर्फ और सिर्फ पक्षी की आंख ही दिखेगी। क्लियर हो रहा है? हमें टोटालिटी ऑफ सिम्टम ही दिखना चाहिए। व्हाट इज टू बी क्योर इन द डिसीज, so that the morbid phenomena perceptible to our senses express at the same time all the internal changes, that is to say the whole morbid derangement of internal dynamics। मतलब हमें क्या करना है? हमारा see so that the morbid phenomena perceptible to our senses express at the same time all the internal changes। होम्योपैथी इज नोन एज परसेप्टिबल फिनोमिना। परसेप्टिबल का मतलब क्या होता है? जो हम परसीव करते हैं। हम कैसे कहां से परसीव कर पाएंगे? हमारी जो भी इंद्रियां हैं, क्या टच करना, सूंघना, फिर स्वाद लेना, सुनना, इन सभी इंद्रियों का उपयोग करके हमें क्या करना है? परसेप्शन करना है। परसेप्टिबल फिनोमिना। होम्योपैथी को एक अच्छे से ऑथर ने कहा है कि होम्योपैथी इज अ परसेप्टिबल फिनोमिना। वो 5 सेंसेस से सेंसोरियल फिनोमिना, जो 5 सेंसेस हैं उसका उपयोग करके हमें परसेप्शन करना है। परसेप्टिबल टू अवर सेंसेस एक्सप्रेस एट द सेम टाइम ऑल द इंटरनल चेंजेस। जो जो इंटरनल चेंजेस हुए हैं वो हमें कहां मिलेंगे? हमें अवर सेंसेस के द्वारा, हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उन इंद्रियों के द्वारा परसेप्ट करना है, परसीव करना है कि अंदर जो चेंजेस हुए हैं उनके बाहरी चेंजेस क्या हैं, जो भीतरी चेंजेस हैं उनका रिफ्लेक्शन क्या है। एंड व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम? साइन एंड सिम्टम आर द टीयर्स ऑफ द वाइटल फोर्स। Sign and symptom are the external manifestation of the internal deranged vital force। और हमें अपने सेंसेस से क्या करना है? वो साइन एंड सिम्टम लेने हैं, और वो साइन एंड सिम्टम लेंगे मतलब हम परसेप्टिबल फिनोमिना समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है? That is to say the whole morbid derangement of the internal dynamics। डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? चालक शक्ति, गतिशील। इंटरनल डायनेमिक्स, अंदर जो गतिशील है। और अंदर गतिशील क्या है? प्राण शक्ति। तो मॉर्बिड डिरेंजमेंट, मॉर्बिड मतलब रोग और मृत्यु की ओर ले जाने वाला, डिरेंजमेंट मतलब विकार, रोग और मृत्यु की तरफ ले जाने वाला विकार हुआ है। वो किसको हुआ है? प्राण शक्ति को जो विकार हुआ है वो विकार हमें कहां से मालूम चलेगा? इंटरनल डिरेंजमेंट का जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है वो हमें परसीव करना पड़ेगा अपनी सेंसेस के द्वारा। क्लियर? इन द वर्ड दे रिवील द वर्ल्ड डिसीज कॉन्सेक्वेंटली। मतलब क्या? पूरे का पूरा डिसीज क्या है? इट इज अ परसेप्टिबल फिनोमिना, सेंसोरियल फिनोमिना, जो सेंसेस के द्वारा परसीव किया जाता है। और डिसीज का मतलब ये नहीं है, यहां पे हनीमैन हमें बताते हैं कि देयर इज नो मटेरियल कॉज ऑफ द डिसीज। डिसीज का कॉज क्या है? डिसीज का कॉज है डायनेमिक मॉर्बिफिक डिरेंजमेंट ऑफ द इंटरनल डायनेमिक्स। अंदर की जो गतिशील प्राण शक्ति है उसका डिरेंजमेंट होना, उसको विकार लग जाना,
यही डिसीज का मूलभूत कारण है। और अगर प्राण शक्ति को विकार हुआ तो बुद्धि को विकार होगा, बुद्धि को विकार हुआ तो मन को विकार होगा, और मन को विकार हुआ तो शरीर को विकार होगा, और तब जाके हमें क्या मिलेंगे? साइन एंड सिम्टम्स। वो शारीरिक भी हो सकते हैं, मानसिक भी हो सकते हैं, भावनात्मक भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्थूल का संचालक ही सूक्ष्म है। जो स्थूल है उसका संचालक ही सूक्ष्म है। अगेन, शरीर से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म प्राण, और प्राण से सूक्ष्म आत्मा है। और उसी प्राण की शक्ति को ही प्राण शक्ति कहा जाता है, जो सूक्ष्म है, जो चालक शक्ति है, जो डायनामिक्स है। हनीमैन यहाँ पे उसी प्राण शक्ति की बात कर रहे हैं। और हनीमैन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? यहाँ पे हनीमैन एफोरिज्म नंबर 12 के अंदर कॉज ऑफ द डिसीज बता रहे हैं कि रोग का कारण क्या है, कि प्राण शक्ति का विकारग्रस्त हो जाना। यहाँ पे हनीमैन कंडेम कर रहे हैं कि देयर इज नो मटेरियल कॉज ऑफ द डिसीज, देयर इज कॉज ऑफ द डिसीज नोन एज द डिरेंजमेंट इन द इंटरनल डायनेमिक एनर्जी। तो प्राण शक्ति को कौन विकारग्रस्त करता है? प्राण शक्ति की क्या क्या खासियतें हैं, वैसी ही खासियतों वाली जो चीजें होंगी वो प्राण शक्ति को विकारग्रस्त करेंगी। क्लियर हो रहा है? जिस तरीके से महाराज धृतराष्ट्र को कौन विकारग्रस्त कर रहा है? उनका पुत्र प्रेम, प्रेम की जगह भी पुत्र मोह, शकुनी की राजनीतिक चालें, अंगराजकरण का ईगो, ये सब चीजें हैं जो राज्य के प्राण शक्ति रूपी महाराज धृतराष्ट्र को विकारग्रस्त करती हैं। और महाराज धृतराष्ट्र विकारग्रस्त होते हैं, इसीलिए वो अपने राज्य का सुचारू रूप शासन नहीं कर पाते हैं, और हर जगह पे कुछ ना कुछ साइन एंड सिम्टम मिलते हैं। और उन साइन एंड सिम्टम के ऊपर से क्या मिलता है हमें? टोटालिटी ऑफ द डिसीज। और उस टोटालिटी के साथ हमें सिमिलिमम प्रिस्क्राइब करना है। क्लियर हो रहा है? क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। Also the disappearance under treatment of all the morbid phenomena and of all the morbid alteration that differ from the healthy and vital operation. Certainty, effect and necessarily implies the restoration of the integrity of the vital force and therefore the recovered health of the whole organism. यहाँ पे हनीमैन क्या कहते हैं कि सिर्फ कुछ बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई या प्रजीव का चला जाना ही क्योर है? क्वेश्चन मार्क। हनीमैन क्या बताते हैं कि ट्रीटमेंट के दौरान सभी साइन एंड सिम्टम का डिसअपियरेंस हो जाना, और मॉर्बिड अल्टरेशन दैट डिफर फ्रॉम द हेल्दी वाइटल ऑपरेशन, हेल्थ के सिवा जो भी अल्टर्ड है वो सब नॉर्मल हो जाना, वो सब चले जाना। क्लियर हो रहा है? मुझे लंग्स के अंदर इंफेक्शन हो गया और मुझे खांसी आने लगी, पीले कलर का बलगम हुआ, राइट साइडेड के लंग के अंदर इंफेक्शन हो गया, और आपने ब्रायोनिया नामक दवाई मुझे दिया। अब मुझे बलगम नहीं आ रहा है, खांसी नहीं आ रही है, लेकिन मैं पहले की तरह सांस नहीं ले पा रहा हूं। अगर मैं सांस लेता हूं ना तो मुझे यहाँ राइट साइडेड चेस्ट के अंदर पेन होता है। इज इट क्योर? सारे में रिपोर्ट्स करवा दूंगा, सभी रिपोर्ट्स के अंदर एक भी कुछ भी नहीं आ रहा है, रिपोर्ट सब नॉर्मल है, तो आप बोल देंगे कि नहीं आपके रिपोर्ट नॉर्मल है, मतलब आप हेल्दी हैं? क्वेश्चन मार्क। सोचिए हनीमैन क्या कहते हैं? पहले मैं सांस लेता था तो मुझे पेन नहीं होता था, सांस लेना इज अ वाइटल ऑपरेशन, तो अब मैं सांस लेता हूं तो मुझे पेन नहीं होना चाहिए। देयर इज डिसीज और क्योर ऑफ द डिसीज का मतलब एब्सेंस ऑफ साइन एंड सिम्टम, और एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई, और एब्सेंस ऑफ दैट मटीरियल कॉज ऑफ द डिसीज नहीं होता है। Disappearance of all the morbid phenomena and morbid alteration that differ from the healthy vital operation. Healthy vital operation के सिवा जो भी अल्टरेशन हुआ है वो सब चला जाना चाहिए। उसी को हनीमैन साहब यहाँ पे क्योर लेबल करते हैं। मतलब यहाँ में एफोरिज्म नंबर 2 को कोरिलेट करना है। द रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन, रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ, सर्टेनिटी, effect and necessarily implies the restoration of the integrity of the vital force
एंड देयरफॉर द रिकवर्ड हेल्थ ऑफ द होल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सिर्फ शरीर का अच्छा हो जाना, लेकिन मन, बुद्धि एवं प्राण शक्ति का विकारग्रस्त रहना क्योर है नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर से सूक्ष्म मन है। अगर मन विकारग्रस्त है तो वो शरीर को विकारग्रस्त बना देगा। अगर हम इसे समझने जाएं तो शरीर हमारा रथ है। शरीर हमारा रथ है। उस रथ के आगे जो भी घोड़े लगाए हुए हैं वो मन की इंद्रियों के प्रतीक हैं। वो सब इंद्रियां हैं। शरीर हमारा रथ है, वो घोड़े इंद्रियां हैं, और उन घोड़ों की लगाम है वो मन है। और जो रथी है वो रथी कौन है? रथी आत्मा एवं प्राण है। और जो वो रथ चलाने वाला है, सारथी है, वो कौन है? वो बुद्धि है। अब आप सोचिए कि आपका रथ कितना भी अच्छा होगा, लेकिन आपके घोड़े बेलगाम होंगे तो आपका रथ अच्छे से चल पाएगा? मतलब आप कैसी भी कितनी भी दवाइयां करें जो शरीर को रुष्ट पुष्ट एवं स्वस्थ रखें, लेकिन अगर आपका मन एवं इंद्रियां विकारग्रस्त हैं तो आपका शरीर अच्छा रह पाएगा? क्वेश्चन मार्क। सोचिए। मालूम चल रहा है? इंद्रियां मतलब रस, स्वाद, गंध, स्पर्श, ये सब अगर विकारग्रस्त हैं, और मन अगर विकारग्रस्त है, इंद्रियों की लगाम कौन है? मन है। वो अगर विकारग्रस्त है, आपके घोड़े ही बेलगाम हैं, उनके ऊपर आपके काबू ही नहीं है, तो आपका रथ सुचारू रूप से चल पाएगा? नहीं। आपने एक बार अच्छा किया, दूसरी बार वो घोड़े बेलगाम होकर रथ को फिर से बिगाड़ देंगे। मतलब जो सूक्ष्म है वो बलवान है। अगर रथ अच्छा किया, लगाम भी अच्छी है, लेकिन आपका सारथी है उसे रथ अच्छे से चलाना नहीं आता है, तो फिर से घोड़े बेलगाम हो सकते हैं, फिर से रथ बिगड़ सकता है। सारथी मतलब कौन है? बुद्धि है। और इसीलिए विवेक बुद्धि को बहुत महत्ता दी गई है शास्त्रों के अंदर। जो सारथी है वो कौन है? वो बुद्धि है। और जो अंदर बैठा है, जीवात्मा है, वो प्राण शक्ति लेके बैठा है। तो अगर आपका सारथी भी अच्छा होगा, लेकिन वो प्राण शक्ति है, वो ही सारथी को अच्छा निर्देश नहीं दे पाएगी, तो क्या आपका रथ अच्छे से चल पाएगा? तो रथ से ज्यादा बलवान घोड़े हैं, घोड़ों से ज्यादा बलवान लगाम है, लगाम से ज्यादा बलवान वो लगाम जिसके हाथ में है वो सारथी है, और सारथी से ज्यादा बलवान उस रथ के अंदर जो बैठा है वो प्राण है। और उन प्राणों की शक्ति का मतलब होता है प्राण शक्ति, वाइटल फोर्स। यानी कि आप रथ अच्छा कर देंगे, अपने घोड़े अच्छे कर देंगे, बुद्धि भी अच्छी कर देंगे, लेकिन अगर आपकी जीवन शक्ति, प्राण शक्ति, वाइटल फोर्स विकारग्रस्त है तो आपका सारथी विकारग्रस्त होगा, सारथी से लगाम विकारग्रस्त होगी, लगाम से घोड़े विकारग्रस्त होंगे, और घोड़ों से आपका रथ विकारग्रस्त होगा, वो अच्छा नहीं चल पाएगा। अगर हमें अपना रथ अच्छे से चलना है, जीवन रूपी रथ अच्छे से चलाना है, तो हमारा रथ भी अच्छा होना चाहिए, हमारे घोड़े भी लगाम में होने चाहिए, लगाम विवेक पूर्ण बुद्धि के हाथ में होनी चाहिए, और अपना रथी विकारग्रस्त होना चाहिए। ये पूर्ण प्रोसेस है, योगिक क्रियाएं हैं, और इसीलिए आयुर्वेद के अंदर हमें बहुत परहेज दी जाती है। क्योंकि परहेज से क्या होगा? हमारे घोड़ों के ऊपर लगाम आएगी, और लगाम आएगी तो हमारी विवेक बुद्धि जागृत होगी, विवेक बुद्धि जागृत होगी, और हमारे प्राण, जो प्राण शक्ति है वो विकार रहित होगी, विवेक बुद्धि विकार रहित होगी, मन विकार रहित होगा, तभी जाके शरीर विकार रहित हो पाएगा। विकार रहित, रोग रहित शरीर के लिए परम आवश्यकता है कि रोग रहित मन हो, उसकी आवश्यकता है रोग रहित विवेक बुद्धि हो, विकार रहित विवेक बुद्धि हो, और विकार रहित विवेक बुद्धि की आवश्यकता है विकार रहित प्राण शक्ति हो। अब प्राण शक्ति क्या है, उसके लिए हमने आगे एपोरिज्म नंबर 9, 10, 11 बताए हैं। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? कितना भी आप अपने रथ को साज समाज सब कुछ कर लें, अपने शरीर को कितना भी अच्छा लें, सब अब हम तोल माप के खाना खाते हैं, सब कुछ एसेंशियल एनर्जी और वो क्या बोलते हैं न्यूट्रिशन आ जाने चाहिए,
फिर भी क्यों हम बीमार पड़ते हैं? किसी की हमने बात सुनी थी कि उन्होंने पूरी बहुत फौज रखी हुई थी और वो सब कुछ उनके मुताबिक चल रहे थे, उनको बहुत सालों तक जीना था, बहुत दवाइयां खा रहे थे, फिर भी बहुत जल्दी उनकी प्राण शक्ति ने उनके शरीर का साथ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ मटेरियलिस्टिक एस्पेक्ट के ऊपर ही अटके हुए हैं। हमें मालूम ही नहीं है कि अगर रथी ही विकार रहित होगा तो पूरा रथ विकार रहित हो जाएगा। क्योंकि सबसे ताकतवान कौन है? रथी है। क्योंकि रथ का पहिया जब रणभूमि के अंदर फंस गया था तब कौन उसको निकाल सकता है? रथ स्वयं नहीं, वो रथी ही निकाल सकता है, सारथी निकाल सकता है। और उस सारथी को दिशा निर्देश कौन देगा? वो रथी दिशा निर्देश देगा। रथी का मतलब फिर से क्या है? प्राण है, आत्मा है। और सारथी कौन है? विवेक बुद्धि है। विवेक बुद्धि के हाथ में ही मन की लगाम होनी चाहिए। सबको काम आता है, सबको भूख लगती है, सबको प्यास लगती है, लेकिन बुद्धिपूर्ण सेवन होना चाहिए काम का। और बुद्धि ही है जो हमें धर्म एवं अधर्म का ज्ञान देती है। अगर मन की लगाम, इंद्रियों की लगाम, घोड़ों की लगाम विवेक बुद्धि के हाथ में नहीं है तो घोड़े भटक जाएंगे, और भटक जाएंगे। भटके हुए घोड़े एवं भटके हुए मन कभी भी अच्छा स्वस्थ शरीर नहीं दे सकते। उस भटके हुए घोड़े का रथ टूटता ही टूटता है। इसीलिए हमारे जो 4 पुरुषार्थ हैं उनमें धर्म को प्रथम रखा गया है। धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष। अर्थ का मतलब क्या होता है? पैसे कमाना। काम का मतलब यहाँ पे सेक्सुअलिटी से एवं कामनाओं से है, इच्छाओं से है। तो हमें हमारे शास्त्रों ने बताया है कि अर्थ भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, लेकिन धर्म पहले जरूरी है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो भी लक्ष्मी है वो धर्म के मार्ग से आती है, वो शुभ लक्ष्मी है। जो लक्ष्मी अधर्म के मार्ग से आती है वो अलक्ष्मी है। मालूम चल रहा है? प्रोसेस दोनों में सेम ही होती है। आप पैसे कमाते हैं, लेकिन एक जगह पे आपने अच्छा काम किया, आपने व्यापार किया या आपने अपनी सेवा किसी को प्रदान की और उसके बदले में उसका जो मूल्य मिला वो मूल्य आपके लेके आए, तो ये क्या है? ये धर्मपूर्ण लक्ष्मी है। आप फिजिशियन हैं, आपने किसी को अच्छे से ट्रीट किया, उनको अच्छा हुआ और उन्होंने आपको 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, कोई भी, यहाँ पे अंक का कोई मतलब नहीं है। आपको जो लक्ष्मी प्रदान की वो लक्ष्मी कैसी है? शुभ लक्ष्मी है। आपने अपनी सेवा उनको प्रदान की, आपने अपना कर्म किया, आपके मन में कतई नहीं था कि मैं इसको लूट लूं, निचोड़ लूं, कुछ भी नहीं। आपने क्या सोचा? मैं इसकी अच्छे से सेवा करूं, और उस सेवा के बदले में आपको जो भी मिली वो शुभ लक्ष्मी है। लेकिन अगर वहां पे आपको सेवा देते समय मन के अंदर विचार आ गए, नहीं इसके पास से तो 1000 रुपए ले ही लूं आज कैसे भी करके, आपने कैसे भी करके उसको साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना के उसके पास से जो रुपए लिए, उसके पास से जो मूल्य लिया, वो लक्ष्मी क्या है? अलक्ष्मी है। वो अधर्मपूर्ण लक्ष्मी हुई। ऐसा हर जगह पे। और कौन आपको बताएगा कि लक्ष्मी प्राप्त करने का कौन सा तरीका धर्मपूर्ण है, कौन सा अधर्मपूर्ण है? अगर आपको कामना हुई तो कौन आपको बताएगा कि यह कामना धर्म के रास्ते से कैसे पूर्ण होती है? विवेक बुद्धि, आपका सारथी जागृत होना चाहिए, विवेक पूर्ण होना चाहिए। और उसके लिए आपको महाभारत में से बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी थे, और अर्जुन से जब अंगराज कर्ण का युद्ध चल रहा था तो उनके भी सारथी थे मद्र नरेश, अंगराज कर्ण के। और वो कंटिन्यू अंगराज कर्ण को बता रहे थे कि अंगराज कर्ण क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारथी का क्या कर्तव्य। उनका सारथी जागृत होना चाहिए, और जागृत सारथी होगा वो घोड़ों की लगाम अपने हाथ में रखेगा। आपकी 5 इंद्रियों और मन अपनी बुद्धि के वश में होगा तो आप कतई अधर्मपूर्ण कार्य नहीं करेंगे। और अधर्मपूर्ण कार्य नहीं करेंगे तो मन, इंद्रियां एवं शरीर सब स्वस्थ रहेंगे। क्लियर हो रहा है? और बुद्धि के भी जो पीछे है, बुद्धि से भी जो सूक्ष्म है वो प्राण है, और वो अगर विकारग्रस्त है तो बुद्धि, मन, शरीर सब विकारग्रस्त रहेंगे। वो अगर विकार रहित है तो सब विकार रहित रहेंगे। क्लियर? सो हमें क्या करना है? जो वाइटल ऑपरेशन के लिए जरूरी है उसके सिवा जो भी अल्ट्रेशन थे वो सब अल्ट्रेशन पहले निकल जाने चाहिए। व्यक्ति पहले जैसा ही हो जाना चाहिए। उसे क्या कहते हैं?
उसे क्योर कहते हैं। हनीमैन क्योर की बहुत सूक्ष्म व्याख्या बताते हैं। क्लियर हो रहा है? शरीर भी अच्छा रहा, लेकिन डॉक्टर साहब जब से आपने मेरा वो न्यूमोनिया का दवाई किया है ना, वो तो अच्छा हो गया, लेकिन तब से ना मैं बात बात पे चिढ़ जाता हूं। अभी पिछले 15 दिनों में मैंने 30 झगड़े कर दिए हैं। इज इट क्योर? नहीं ना, सिर्फ फिजिकल सिम्टम डिसअपियर्स हुए हैं, मेंटल सिम्टम डिसअपियर्स नहीं हुए हैं, मन पे काबू नहीं रहा है। क्लियर हो रहा है? इससे भी सूक्ष्म बुद्धि है, वो हम अब उस लेवल तक आपको नहीं लेके जा रहे हैं, सिर्फ मन एवं शरीर तक रखते हैं। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता जाएगा, हम फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट के ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो हनीमैन क्या, देयरफॉर द रिकवर्ड हेल्थ ऑफ द वॉल ऑर्गेनिज्म, किसी एक सेल का रिस्टोर हो जाना ही क्योर नहीं है, किसी एक थॉट का रिस्टोर हो जाना क्योर नहीं है। देयर इज रिस्टोरेशन एंड रिकवर्ड हेल्थ ऑफ वॉल ऑर्गेनिज्म, पूरे के पूरे व्यक्तित्व का रिस्टोरेशन होना चाहिए। हनीमैन यहाँ पे फिर से होलिस्टिक अप्रोच ऑफ लाइफ दे रहे हैं कि सिर्फ मेरा हाथ के अंदर दर्द था, वो दर्द चला गया, वो रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ नहीं है। पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म पहले जैसा ही होना चाहिए। क्लियर? तो ये है एपोरिज्म नंबर 12। मास्टर हनीमैन ये कहना चाहते हैं, अभी तक हम ये समझे हैं। इसमें अगर आपको कुछ प्रश्न हो तो आप हमें प्रश्न कर सकते हैं। अब एक एक शब्द देखते हैं हम। वाइटल फोर्स, एपोरिज्म नंबर 9 देखिए, वाइटल फोर्स जीवन शक्ति वहां समझाया गया है। ऑर्गेनिज्म, अ लिविंग थिंग स्पेशली वन दैट इज सो स्मॉल दैट यू कैन, ऑर्गेनिज्म मतलब अवयव। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, एक सेल भी हो सकता है, और पूरे हनीमैन क्या कहते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ होलिज्म। आप हाथ पैर मन शरीर सबको अलग अलग रख के मत देखिए। अगर मेरा चमड़ी का दर्द तो अच्छा हो गया डॉक्टर साहब, लेकिन अभी एसिडिटी है, इसका मतलब क्योर नहीं है, रोग अभी भी है, अभी भी जीवन शक्ति विकारग्रस्त है, उसको विकार रहित करना है। मॉर्बिड, शोइंग इंटरेस्ट इन अनप्लेजेंट थिंग्स, अप्रिय मृत्यु की ओर ले जाने वाला। फिजिशियन, एपोरिज्म नंबर 1 देखिए, डिसीज, क्योर, हमने क्योर की बात भी कर ली कि पुनः स्वस्थ कर देना, पहले जैसा था वैसा हो जाना, उसी को क्योर कहा जाता है। फिनोमिना, अ फैक्ट और एन इवेंट टू नेचर सोसाइटी स्पेशली वन दैट इज नॉट फुल्ली अंडरस्टूड, जो पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है ऐसा सत्य, उसी को फिनोमिना कहा जाता है। डायनामिक्स, द टू हिस्ट्री ऑफ सेटल ऑन द नेम डायनामिक्स व्हिच इज द ग्रीक मीन स्ट्रेंथ, पावर, फोर्टिट्यूड एंड द विल टू विन। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है? शक्ति, चालक शक्ति, स्ट्रेंथ है जो पावर है, एंड जो जीतने की शक्ति है। दिस विल एंड स्पिरिट इज एम्बोलाइज्ड इन आवर सिंबल द कोरिंथियन हेलमेट। डायनामिक्स एम्प्लॉय एंड थिंकिंग वॉरियर्स, people of action and purpose with invaluable experience and the skill। यहां पे जीवन शक्ति को डायनेमिक्स कहा गया है। जीवन शक्ति मतलब क्या? वो जिंदगी जीत लेने की जो जुनून है, जो स्पिरिट है, जो विल है, जो शक्ति है, जो जीवन शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, और जो बुद्धि मन एवं शरीर के ऊपर राज करती है, उसी को दूसरे शब्द के तौर पे डायनेमिक कहा गया है। क्लियर? शिक्षक क्या है मैं बताता हूं। ये कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जो कुछ पढ़ाता है, बल्कि वो है जो छात्रों को खोजने में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए प्रेरित करता है, जो वो पहले से जानते हैं। धन्यवाद। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। आशा करते हैं कि हर व्याख्यान के दौरान आप कुछ ना कुछ पाएंगे।